औचित्य नहीं है, सामने आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए तू लड़ मैं कपड़े संभालता, ये वाला कार्यक्रम नहीं होना। सब आ जाओ इधर, सब सामने आ जाओ इधर। ऐसी चेयर मोड़ लो बेटा, ना पहलू बार बात तो नहीं गई। मावा गोंडी आणि मीवा गोंडी तो थोड़ा फर्क बनता। हाँ, तो मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूं। जितने आयोजक लोग हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना देर से बैठे हैं। मेरे को यहाँ के जो ब्रिगेड के लोग हैं उन्होंने बोले कि भाई ये 15 नवंबर पूरा बैतूल जिले में जाना चाहिए। अभी 4 प्रोग्राम हो गए, ये 5वां है। अभी इटारसी में है और फिर से मेरे को बैतूल जाना है। इन्होंने मशीन जैसा मेरे को धोना शुरू कर दिया। साथियों, एक विपरीत परिस्थिति में आप लोग प्रोग्राम ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोग प्रोग्राम ले रहे हैं जब इस देश के सत्ताधारी लोग ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ऐसा बोलने की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है? भारत के बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोलते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है, और आज के दिन भारत सरकार बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। आदिवासी गौरव बोलने से तुमको तकलीफ क्या है? आदिवासी शब्द से इतनी नफरत क्यों है इनको? इनको क्या डर है कि आपको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं, आपके बच्चे को वनवासी बोल रहे हैं। वनवासी का मतलब होता है जंगल में शेर भी रहता है, चीता भी रहता है, सूअर भी रहता है, और आदिवासी भी रहता है। वनवासी ये शब्द जो है ये मानववाचक शब्द नहीं है। आपको मानव मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले हमारे लोगों को ये लोग राक्षस बोलते थे, असुर बोलते थे, भूत बोलते थे, पिशाच बोलते थे, दैत्य बोलते थे। फिर बाद में बीच में क्रिमिनल ट्राइब बोले। क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनहगारी जमात, जो पैदाइशी गुनहगार है। विश्व में किसी आदिवासी जनजाति के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो भारत में हुआ है। अगर एक आदिवासी के बच्चे को चाहे गोंड हो, भील हो, कोरकू हो, प्रधान हो, बैगा हो, वो कोई भी आदिवासी रहे, अगर उसके बच्चे को या उसको मार भी दिए तो उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं होती थी। रामायण महाभारत काल में आदिवासियों को जब मारते थे, किसी राक्षस को मारते थे, तो उसको मर्डर नहीं बोलते थे, वध बोलते थे ये लोग। अब अपने बच्चों को नक्सलाइट बोल के मार रहे हैं, उसको इनकाउंटर बोलते हैं। अच्छी बात नहीं है नक्सलवाद, उसका समर्थन नहीं करते हम, लेकिन एक ऐसा चित्र बनाना चाहते हैं लोग कि आदिवासी यानी नक्सलवादी और नक्सलवादी यानी आदिवासी, यानी हमारी पूरी कौम को राष्ट्र विरोधी साबित करके बंदूक की गोलियां मारने के प्लानिंग की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं पूरी युवा पीढ़ी को। आपने कुछ दिन पहले फेसबुक में देखा होगा कि एक आदिवासी लड़की जिसकी उम्र 14 साल की है, उसके हाथ में बंदूक है और वो सरेंडर करने के लिए जा रही है पुलिस में।
किसी आदिवासी नेता ने यह सवाल नहीं पूछा कि यह लड़की जिसके वजन से ज्यादा भारी वो बंदूक है, जिसके पैर में चप्पल है, जिसकी उम्र 13-14 साल की है, वो लड़की नक्सलवादी कैसे बनी? किसी भी जनजाति का आदमी, किसी भी धर्म का बच्चा या लड़की इस देश में बंदूक पकड़ के नहीं है। लेकिन आदिवासी की बच्ची के हाथ में जब किताबें होना चाहिए था, तब बंदूक आ गई। वो बच्चे एक बार बंदूक पकड़ लिए, यानी उनका जीवन गोलियों से होगा। उनके जीवन की जो समाप्ति होगी वो गोली से ही मरेंगे। ये उस क्षेत्र की बात है, बस्तर की बात है, गढ़चिरौली की बात है, झारखंड, उड़ीसा, आसाम की बात है। ये वो क्षेत्र है जहां बुखार की गोली नहीं मिलती है, जहां बुखार की गोली नहीं मिलती है, वहां बंदूक की गोली पहुंच गई है साथियों। इस देश सबसे ज्यादा गोलियों से मरने वाला कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा मजदूर कौन? तो आदिवासी। इस देश में सबसे ज्यादा बलात्कार किसी महिला पे होता है तो आदिवासी महिला पे। सबसे ज्यादा शोषण किसी महिला पे होता है तो आदिवासी महिला पे होता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा भूख से कौन मर रहा है? तो आदिवासी मर रहा है। यह हालत अपने समाज की है। पूरे मध्य प्रदेश से, मैं नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा के रिकॉर्ड बोलते हैं 50,000 लड़कियां गायब है। वो कहां गए, किधर गए, उनकी बॉडी मिली नहीं मिली, मर गए, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमारे आदिवासी विधायक गांडू जैसे देखते रहते हैं उस चीज को, कोई ताली नहीं बजाने का, चुप रहते हैं। किसी एक उच्च वर्णीय लड़की पर कुछ होता है दिल्ली में, हम समर्थन करते हैं उस बात का, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। लेकिन 50,000 आदिवासी लड़कियां प्रदेश से गायब है, महिलाएं गायब है, वो मर गए, उनकी बॉडी को खत्म किए या उनको कहां फेंक के डाला गया है, वो जिंदा है या मरे हैं, उनके मां बाप तरस गए देखने के लिए, उनकी अभी तक के कोई पता नहीं चला। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, चाहे बैतूल हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, मंडला हो, सिवनी हो, जबलपुर हो, यहां के हर एक घर के बाद दूसरा घर आदिवासियों का मजदूर घर है। हर एक परिवार के बाद दूसरा परिवार आदिवासियों का इस प्रदेश में मजदूर है। मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोला जाता है, और मंडी यानी बाजार, और वो मजदूर कौन है? तो पूरे आदिवासी। ऐसी अवस्था जब हमारे समाज की है, उस अवस्था में आप लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया है। सब लोग बोल रहे हैं आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के सामने ये भगवान नाम रख दिया, ये भगवान कैसे हो गया है? मैं दिल्ली में भी ये बात पे चर्चा हुई, नागपुर में कुछ भाई लोग मिले जिनको आदिवासी शब्द सुनने से परहेज है, वो लोग मिले और मेरे को पूछे कि यार तुमने भगवान लिख के रखे हैं। मैंने बोला भाई साहब, इस देश में एक कौम बता दो ऐसी जिसके सभी क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है। राघोजी भांगरे, उनको फांसी दी गई, सह्याद्री के लड़ाई लड़ रहे थे। भगवान टंट्या भील, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या है?
क्या नाम है क्षेत्र का, यहां 16 दिन भगवान बिरसा टंट्या भील यहां पर 16 दिन थे, उनके साथ में रेंगा कोरकू उनके शिष्य थे, यहां 16 दिन थे। यहां पर 3 आदिवासियों को और 2 पंडितों को मारा था यहां पर उन्होंने, भगवान टंट्या भील ने। ये उनकी कर्मभूमि है, मेलघाट तक की उनकी कर्मभूमि थी, यहां से लेकर तो खंडवा तक। टंट्या भील को भी फांसी दी गई, बाबुराव शेड़माके को भी फांसी दी गई, शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप पे बांध कर उड़ा दिया गया, तिलका मांझी को भी फांसी दी गई, सिद्धू कानू को भी फांसी दी गई, गुंडाधुर को भी फांसी दी गई। ऐसे हजारों शहीद है आदिवासियों को जिनको फांसी दी गई, और भगवान बिरसा मुंडा को भी फांसी दी गई। देश में एक कौम बता दो ऐसी जो देश की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को राष्ट्र समझा रहे हैं, उनको पूछो कि एक आदमी बताओ तुम्हारा जिसको ऐसी दर्दनाक मौत मिली होगी जो आदिवासी शहीदों को मिली है। यहां तो कतार लगी है, एक भी कौम नहीं है पूरे देश में इतनी कुर्बानी देने वाली कौम। इस देश की आजादी की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। काहे के लिए लड़ी? जल, जमीन और जंगल। अगर बिरसा मुंडा की लड़ाई नहीं होती तो तुम्हारा जो 7/12 है, जिसको आप लोग लैंड रिकॉर्ड बोलते हैं, उस 7/12 पे आपका नाम नहीं होता, आदिवासी का ही नहीं, यहां के ब्राह्मण भाई का भी नहीं होता, ओबीसी भाई का भी नहीं होता, दलित भाई का भी नहीं होता, अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो। आपको भूमि धारक लिखा जाता था, आपको भूमि धारक से भूमि मालक बनाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। यही बिरसा मुंडा की वजह से इस देश में कानून बना जिसको ब्रिटेन में पारित किया गया, जिसको भू संपादन अधिनियम बोलते हैं। उस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर यह कानून नहीं बनता तो आदिवासियों के पास में 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ जमीन नहीं होती। यह उस समय की बात है जब कोई संविधान नहीं था, देश नाम की संकल्पना नहीं खड़ी हुई थी इस देश में। यह प्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट है, संविधान पूर्व की बात बता रहा हूं। इस देश को देश बनाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। मैं आधिकारिक रूप में पूरे देश में बोलता हूं ये बात। अगर आदिवासी लड़े नहीं होते तो इस देश में हिस्से में जमीनें नहीं आती। देश हवा में नहीं खड़ा है, जमीन है तो देश है। बिरसा मुंडा ने बोला था जिसकी जमीन उसका देश। इस देश में 29 राज्य है, 29 राज्यों में 16 राज्य आदिवासियों के हैं। कितने? यानी आधे से ज्यादा भारत आज भी आदिवासी भारत है। यह आदिवासियों का भारत है। इसको गोंडवाना राज्य के नाम से जानते, भीलवाना राज्य के नाम से जानते, कोलवाना राज्य के नाम से जानते। उसके पहले सह्याद्री, सतपुड़ा, हिमाचल, उधर नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, ये जो है ये पूरा आदिवासी भारत है साथियों। और आज आदिवासी भारत की हालत क्या है? रोज पेपर निकालो तुम, रोज पेपर पढ़ो, मणिपुर में कोई उग्रवादियों को मार दिए। अभी लद्दाख में हुआ, 370 का एरिया है वो, उसका क्या नाम है जिसको जेल में डाल दिए?
सोनम, तेरा नाम क्या है? खड़े हो जा। क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। तेरे को अंदर डाल दिए तो छुड़ाएगा कौन? कौन सा नेता है मध्य प्रदेश में अपने नजर में? कौन सा आदिवासी नेता है? किसके पास जाओगे? किसके दरवाजे पे जाओगे आप? किसके पास जाओगे आप लोग? ऐसे नए लड़के जब काम करते हैं तो इनको ही वो लोग अपराधी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ताकत है अपनी? बढ़िया। मैं गौंड समाज का नेता हूं, मैं प्रधान समाज का नेता हूं, मैं कोरकू समाज का नेता हूं, मैं भील समाज का नेता हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं। ये जो गांडूगिरी की भाषा है ये बंद करनी चाहिए। अबे तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारे अधिकार भी एक, तो समाज भी। तो ये टुकड़े टुकड़े क्यों कर रहे हो समाज के? ये जो बिरसा मुंडा की कुर्बानी हुई ये पूरे देश के लिए थी, पूरे आदिवासियों के लिए थी, केवल मुंडाओं के लिए नहीं थी। बिरसा मुंडा की टीम में उस वक्त गोंड आदमी का भी नाम मिला है, असुर आदिवासियों का भी नाम मिला है, वहां के दूसरे जो आदिवासी है वो तमाम आदिवासी लोग उसकी सेना में थे। अभी पुलिस में भर्ती हो रहे लोग, महिलाओं को अभी पुलिस में भर्ती किया जा रहा है। बिरसा मुंडा की सेना में तो तब आदिवासी महिलाएं तिरकमठा लेके लड़ रही थी। गांधी के आंदोलन में बाद में महिलाएं गई, लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन में तो महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही थी। 3 महीने का बच्चा है तो पीठ में बांध के उसको लड़ रही थी। मां मर गई, मरी हुई मां का बच्चा दूध पी रहा था। इसके एविडेंस है, इसके प्रूफ है। ऐसा संघर्ष भारत में हुआ क्या? आप लोगों को बताया जा रहा है राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा। वह मालिक था आदिवासी, है और रहेगा। यह देश आदिवासियों का ही है। 2010-2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है और उनके मूल मालिक होने का सम्मान देश के प्रत्येक सरकार और नेता और यहां की जनता को देना चाहिए। यह बात को लेकर भारत सरकार ने अभी तक की संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान नहीं दिया। ये 2 बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। भगवान राम यहां पैदा हुए, हाईकोर्ट ने बोल दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो सबने मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मालिक है, कोई नहीं मान रहा इस देश में। अपने गांडू नेता बोलने से भी कतराते हैं, डरते हैं। अपनी कौम को, अपने बच्चे का नाम लेने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए डर लगता है आपको। एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ। पहले आपको मूल निवासी बोलते थे, फिर आपको आदिवासी बोलने लग गए, अब ये लोग आपको वनवासी बोल रहे हैं। 10 साल रुक जाओ, आपको स्वर्गवासी बोलेंगे। ये षड्यंत्र है। ये चाहते ही नहीं कि आदिवासियों का अस्तित्व इस देश में रहे, उनकी संस्कृति रहे, आदिवासी नाम का आदमी जिंदा रहे। कुछ नेता मिले मेरे को, अरे दादा बिगर पावर के कुछ नहीं होगा, बिगर पावर के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे समाज के लिए, इसलिए राजनीति करना बहुत जरूरी है। अबे अब तो तुम्हारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से बड़ा पद है क्या देश में? वो राष्ट्रपति तुमको आदिवासी नहीं बोल पा रही है इस मंच से।
ये हालत कर दी है राष्ट्रपति की, डर रही है वो अपने कौम को भी अपने नाम से नहीं पुकार पा रही है। अब राष्ट्रपति से कोई बड़ा पद हो सकता है क्या? अपने समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। समाज को सामाजिक मिशन से दूर करके राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। अबे पार्टी तो पायली की 50 है, रोज एक नेता रोज एक पार्टी बनती है, समाज कैसे बनेगा इस पे बात करो। समाज है तो तुम है, समाज नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं है। समाज है करके तुमको आरक्षण है, समाज है करके जमीन है तुम्हारे पास, समाज है तो पहचान है, समाज है तो जीवन है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आदिवासी मत बोलो और भूल जाओ कि तुम आदिवासी हो। तुम्हारा अस्तित्व क्या है इस देश में? साथियों, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जब आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो तो इस देश के मालिक बन जाते हो। मान लीजिए मोदी जी खड़े किसी लंगोटी वाली आदिवासी के सामने और मोदी जी ने बोला, अरे भाई इधर आ, तू जानता है मैं कौन हूं? नमस्ते नहीं किया, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो लंगोटी वाला अपनी लंगोटी उठाएगा, वो आदिवासी जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो खड़े होकर बोलेगा, मोदी जी जिस देश के आप प्रधानमंत्री हो उस देश का मैं मालिक हूं, मैं आदिवासी हूं। यह होती है सामाजिक पहचान। साथियों, सब तरफ आदिवासियों की जमीनों को लूटने का प्लानिंग कर रहे हैं लोग। ये जो सरकार है ये कॉर्पोरेट्स लोगों के पास गिरवी है और इनके पास बेचने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं है, केवल आदिवासियों की जमीनें हैं, क्योंकि उसी में जंगल है, उसी में खनिज है, उसी में पानी है, उसी में वन है। अगर आदिवासियों की जमीनें भी उनसे छीन लेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे भाई? प्रत्येक आदिवासी प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी चालू है, छत्तीसगढ़ में भी चालू है, मध्य प्रदेश में भी चालू है। आदिवासियों की जमीनों को हस्तांतरित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। 2023 में भारत सरकार ने कानून बनाया है कि पूरे आदिवासी क्षेत्रों के बॉर्डर, जो जंगली क्षेत्र है, जंगल के जो बॉर्डर एरिया है, उसको सील करके वहां पर पुलिस चौकी बना देने का और उसको कॉर्पोरेट को देने का वो जमीन। ये कानून बन गया था साथियों। अगर ये कानून 6 महीने भी रहता तो देश के 4 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव और अपने जंगल से, अपनी जमीन से विस्थापित हो गए होते। ये बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से उसको सुप्रीम कोर्ट में हमने दाखिल किए, उस पर स्टे लाए। आज 4 करोड़ आदिवासी अपने घर में सुरक्षित है। भाइयों, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास क्या है। यहां पे कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मान लीजिए आपका आरक्षण खत्म हो गया, पूरा निजीकरण हो गया, अगली लड़ाई कौन सी लड़ोगे तुम अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए? बताइए, अगली लड़ाई क्या है तुम्हारे पास? आरक्षण नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो भी नौकरियां नहीं मिलेगी, करोगे क्या? वो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? अपनी पूरी 80% जो जनसंख्या है वो बेचारे मूल मजदूरी गड्ढे खोदने का काम करते हैं। ये गड्ढे खोदने का काम भी अभी सरकारी काम नहीं है। इस देश में संडास साफ करने के काम को सरकारी नौकरी का हिस्सा बना है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को सरकारी काम का हिस्सा नहीं बना है। नहीं तो एक सरकारी कर्मचारी बताओ जो गड्ढे खोदता है और उसको गवर्नमेंट पेमेंट देती है। वो गड्ढे खोदने की भी मशीनें निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। करोगे क्या? आदिवासी
आदिवासियों के गांव खाली रहते हैं, सिर्फ त्योहार में बेचारे लोग आते हैं अपने घरों में, बाद में बोल मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। वहां उनके पास ना राशन कार्ड होता है, ना उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होती है, ना उनके बच्चों को कोई एजुकेशन मिल सकता है। ये प्रवासी हो गए, जैसे पक्षी रहते ना, इधर से आते सीजन के बाद उधर चले जाते, वैसे आदिवासियों की हालत कर दी गई है। ये हालत हुई नहीं, की गई है। आदिवासियों को खेती के पास से जो नहर बह रही थी, जो पानी के स्रोत थे, उसको डाइवर्ट कर दिए पावर प्लांट के लिए, जमींदारों के लिए, कारखानों के लिए, बड़े बड़े खेती कर नेताओं के तरफ उसको डाइवर्ट कर दिए। वो बेचारे आदिवासी की खेती सूखा हो गई है। ये सरेआम चल रहा है देश में, और अब तो ये गारंटी से बोल रहे हैं कि हम आदिवासी की जमीन लीज पे देंगे। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या ये? अबे इस जमीन को लेने के लिए हमारी पूरी पीढ़ियां की पीढ़ियां कुर्बान हो गई है, तब ये हमारे हिस्से में आई। तुम्हारे हिस्से में देश आया, हमारे हिस्से में सिर्फ जमीन आई। आजादी का पूरा फायदा तुम लोगों ने उठाया। आदिवासी तो आज भी मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में नहीं है। ये बाप के, अदानी के बाप की जमीन है, अदानी की है, ये किसकी जमीन है? सबसे ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट बने, उसमें आदिवासी विस्थापित हुए, उन्होंने जमीन दी अपनी। बांध बने, आदिवासी विस्थापित हुए, उनकी जमीनें गई। हर जगह चालू है। आजादी से लेकर अभी तक के सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो आदिवासियों का हुआ है। सबसे ज्यादा कुर्बानी आदिवासियों ने दी है। मजाक बना दी है अपने को इन्होंने। इनको डेवलप करने के लिए केवल आदिवासियों की जमीनें मिलती है। किसी पटेल की जमीन लेना रे बाबा, अदानी की जमीन लेना, अंबानी की जमीन लेना देश के विकास के लिए। एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ आदिवासियों का विनाश, ये दोनों बातें समांतर चल रही है इस देश में। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां सब लोग बैठे, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं समाज की पंचायत में बात कर रहा हूं। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से मदरसा में डाल देता है। उसके हाथ में कुरान शरीफ देता है और उसको बोलता है, बेटा तेरे जीने और मरने और का रास्ता ये कुरान शरीफ है, और इसको लेके तू जी। उसको उनके मस्जिदें चलती है, उनके कॉलेजेस चलते हैं, मौलाना बन जाते हैं। उस समाज के लिए जीने मरने वाले लोग तक शामिल है उनके पास। इसलिए इस देश में उनका अस्तित्व है। हमारे बौद्ध भाई, जिनको कभी अछूत रूप से देखा जाता था, आज वो इस देश की हुक्मरान जमान में से एक है। एक बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की किताब बुद्ध और उनका धम्म और बाबा साहब की प्रेरणा देता है उसके हाथ में, और उसको बोलता है, बेटा ये बौद्ध विहार है, ये स्कूल है, उनके कॉलेजेस है, उनके मिशन है, उनके समाज में भिक्खू बन के लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनका अस्तित्व है इस देश में। एक ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को 5 साल से सिखाता है, उसको वो उपनिषद, उसको वेद सिखाता है, उसको आरएसएस में भर्ती करता है। अगर ब्राह्मण भाई तो क्या अब दूसरे भी लग गए हैं, जज भी है तो चड्डी पहन के शाखा में खड़े रहते हैं। उनके पास आज राष्ट्रीय स्तर पे कई मंदिर हैं, उनके कंट्रोल में देश के, देश पूरा उनके कंट्रोल में है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, जो मंदिर में पुजारी है उसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। उनके पीछे मिशन है। वो अपने बच्चे को रामायण, महाभारत, वेद देते हैं और बताते, बेटा तेरे जीने मरने का रास्ता है। उनका अस्तित्व है इस देश में। मैं आपसे पूछता हूं, आपको आपके बच्चे ने पूछा कि इस देश में मेरा इतिहास क्या है, मैं कौन हूं, मेरे लिए कौन सा रास्ता है, मैं कैसे जीऊं, कैसे रहूं, कैसे सुरक्षित रहूं, कौन मेरे दुश्मन है, कौन मेरे दोस्त है? कौन सी किताब दोगे अपने बच्चे के हाथ में, आप बता दो। कौन सी किताब है आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए? क्या दोगे आप? कैसा समाज है ये?
साले शादी में 5,000 लोग आते और मैयत में 50। हम राजा थे, गोंड राजा थे, गोंडवाना था। अबे कब्रिस्तान नहीं है आदिवासियों का भी। जीने को तो छोड़ो, मरने को भी जगह नहीं है आदिवासियों को। ये हालत बना दी अपनी। मेरे को मालूम है कि ये जगह पर थोड़ा बहुत आपने कब्जा करके वो बना लिए, लेकिन मेरे को यकीन है अपने पास कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई प्रशिक्षण केंद्र है, कोई बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये लड़कियां आज इतने बच्चे, इनके सामने बड़ी जिंदगी है, इनको कौन ट्रेन करेगा, कौन समझाएगा इनको? बच्चा तो आदिवासी का रहेगा और पांडे जी ट्रेन करेंगे क्या उसको? बच्चा आदिवासी का, उसके दिमाग में सोच पांडे जी की और तिवारी जी की, कैसा लगेगा? जैसे कुत्ता होता है, उसको दूसरे के पास रख देते, वो उसकी सुनते रहता है, वैसे अपने बच्चों की हालत हो जाएगी। हमारे समाज में गलतफहमियां पैदा करते हैं। गोंडी धर्म के जितने लोग हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बात का भ्रामक प्रचार ना हो जाए, इसको रोको। गोंडी में बोलते हैं हम लोग फड़ा पेन, अपन इन तरफ फड़ा पेन। फड़ा यानी बड़ी, फड़ोर यानी बड़ा होता है। तो फड़ा पेन का मतलब बड़ा देव नहीं होता ना बूढ़ा देव होता है। फड़ा पेन बहुत बड़ी चीज है। फड़ा पेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। जितने धर्म है उसके निर्माता जो है पुरुष है। इस्लाम धर्म मोहम्मद पैगंबर, क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट, हिंदू धर्म ब्रह्मा, सिख धर्म गुरु नानक, जैन धर्म वो भी पुरुषों ने बनाया। ये जो धर्म है ये 4000 साल पुरानी चीज है साथियों। लेकिन आदिवासियों की संस्कृति 20,000 साल पहले की है, जब धर्म नाम की संकल्पना नहीं थी, भगवान नाम की संकल्पना नहीं थी। एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट जानते हो, जिसको मानव शास्त्र विभाग बोलता है, वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि इस देश में उस वक्त बिरसा मुंडा ने बोला था ये बात, आज सच निकल रही है कि आदिवासी देश के मूल मालक है और इस देश में आदिवासियों का अस्तित्व भगवान से भी पहले है। यानी भगवान नाम की संकल्पना नहीं थी, तब से आदिवासी आदमी इस देश का मालिक रहा है। यह आपकी पहचान है, मामूली आदमी नहीं है आप। गोंडी में आप लोग पेन बोलते हैं। पेन ये 20,000 साल पुराना शब्द है और देव जो है ये 4,000 साल पुराना शब्द है। पेन का मतलब देव नहीं होता। पेन बहुत बड़ी चीज है, भगवान से भी बड़ी चीज है। सब लोग बोल रहे हैं ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला होगा। आदिवासी बोलता है बे ऊपर वाली भी तो हो सकती है, क्योंकि हमारे यहां हमारी मां का स्थान भगवान से बड़ा है। साथियों, कुछ चीजों को फैलाया जा रहा है हमारे बीच में। किसी को पूछे बड़ा देव यानी क्या, तो वो बताता है बड़ा देव यानी शंकर भगवान। तो शंकर भगवान आदिवासियों का आराध्य है। आदिवासी तो उसकी मां से जानता है उसको, शंकर भगवान की मां को भी मानते हैं हमारे लोग। जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, हमारी संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसको भीमाल बना दिए, भीमसेन बना दिए। अबे वो भीमाल नहीं है, भीमाल पेन है। जिस गोंडी में बोलते भीमाल, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। हवा को पकड़ सकते, पानी को पकड़ सकते, आंधी को पकड़ सकते, बिजली को पकड़ सकते, इसलिए भीमाल पेन को मानते हैं हमारे लोग। यह है कुदरती चीज। सभी धर्म संप्रदाय के लोग सुअर को तुच्छ जानवर बोलते हैं, अछूत जानवर मानते हैं उसको, जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं। लेकिन आदिवासी संस्कृति में उसको नारायण पेन बोलते हैं। एक तुच्छ जानवर का आदिवासी संस्कृति में इतना बड़ा स्थान है
तो आदमी का कितना बड़ा स्थान होगा। यह बात बिरसा मुंडा ने बोला था उस वक्त। अभी राम मंदिर सुनते हैं आप, पहले जगन्नाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। एक बार बहुत बाढ़ आई, सब भाग रहे थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। भगवान बिरसा मुंडा जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास में खड़े थे। उन्होंने देखा एक सूअर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठुकर रही है। उसके 10-12 बच्चे थे। बिरसा मुंडा ने देखा कि ये तो मर जाएंगे। बिरसा मुंडा ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ डाला और पूरे सूअर और सूअर के बच्चों को अंदर घुसा दिया। सुबेरे हंगामा हो गया, अरे अछूत, ये अपवित्र हो गया, मंदिर अपवित्र कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसको सजा दो। तो सबको बुलाया गया, पंडा महाराज सब लोग आए, सब खड़े हुए। बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है मेरे को सजा दो, लेकिन मेरे 3 सवालों का जवाब दो। ये सूरज को किसने बनाया? तो सब लोग बोले ऊपर वाले ने। फिर पूछा ये झाड़ को किसने बनाया? तो ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा तेरे को किसने बनाया? तो बोले हो सकता है ऐसे। ये सोच थी बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा ने बोला आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। वो गुलामी से हमको दूर रखना है अपने कौम को। वैचारिक परिवर्तन की और वैचारिक क्रांति की जरूरत है आज। उसका कारखाना खड़ा करो, दूसरों से प्रशिक्षण मत लो, खुद का कारखाना खड़ा करो। और ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं मेरे पास आ जा, मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता। अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा तू? अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, तेरे को भेजा है क्या उखाड़ लेगा? इतनी बड़ी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए अध्यक्ष और सचिव और ये नहीं होना, नेता नहीं होना, कार्यकर्ता होना, जमीनी कार्यकर्ता होना। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। वो नींव डालने की जरूरत है। ओबीसी आदिवासियों के वंशज है, दलित आदिवासियों का वंशज है, अल्पसंख्यक आदिवासियों के वंशज है। इस देश में खेती का भी जो शोध हुआ है, किसानी का जो शोध हुआ है, वो भी आदिवासी महिला ने किया है। वो है वास्तविक भारत माता, काल्पनिक भारत माता नहीं। आज का दिन 150 साल हो गए बिरसा मुंडा को, मरने के बाद भी जिंदा है वो। पुणे के महल, अबे समाज को क्या मिला? समाज के गरीब आदमी के हिस्से में क्या आया वो बताओ। ये समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा साथियों, ये क्रांतिकारी और हमारे शहीद महापुरुषों के विचारों से ही बच सकता है। अपने बच्चे को बोलो 3 महीने की सजा मेरे बदली भोग ले बेटा, नहीं भोग सकता है। ये लोगों का क्या रिलेशन था आपसे? टंट्या भील का, बिरसा मुंडा का, राघोजी भांगरे का, बाबूराव शेरमाके का, शंकर शाह रघुनाथ शाह का, आपसे क्या रिलेशन था? लेकिन कौम के खातिर हंसते हंसते ये लोग सूली पे चढ़ गए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, तोप पे खड़े हो गए। जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया तो उनको भगवान माना गया। अबे ये तो अपने लिए फांसी के तख्ते पे लटके तो भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है आप। ये जिंदा भगवान है, मरे हुए भगवान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दिया आपको? नाम बताओ। कौन से नेता ने जमीन दिया? नाम बताओ। कौन से पार्टी ने तुमको जमीन दी? नाम बताओ। जिनके वजह से हमारे हिस्से में जमीन आई वो ये लोग हैं। ये ओरिजिनल भगवान है, डुप्लीकेट भगवान नहीं है।
आज जरूरत है समाज को खड़ा करने की। समाज को एक जगह कैसे लाएंगे, एक विचारों से कैसे लाएंगे पूरे देश के आदिवासियों को, उस पर काम करने की जरूरत है। हम इकट्ठा हो जाएंगे तो ओबीसी कहीं नहीं जाएगा, वो भी आएगा, दलित कहीं नहीं जाएगा, वो भी आएगा। लेकिन उतनी ताकत ये बच्चों में तैयार करो, उनके ब्रेन में तैयार करो। ये विचारों का कारखाना यानी ब्रेन मैपिंग कार्यक्रम तुम्हारा चलना चाहिए। हमारे लोगों को विचारों से जीता है लोगों ने, हमको बेवकूफ बनाते हैं। बहुत सरल है आदिवासी आदमी, सम्मान रहा रामदेव बाबा को, फलाना बाबा रामदेव बाबा आहू ही हूँ, वो बड़ा राष्ट्र संत बन गया। जो आदिवासियों से 4 आने किलो से आंवला लेता है और मार्केट में 500 रुपए किलो बेचता है उसका जूस, वो राष्ट्र संत है। मैं आदिवासियों के घर में जाओ, कैंसर की भी दवाई देता है तो उसके पैसे नहीं लेता है, पैसे लेगा तो बोलता है मैं पैसे लूंगा बाबा, दवाई नहीं लगेंगी तेरे। ये कौन है अपनी, ये है आदिवासियत, इसको आदिवासी बोलते हैं। इस जमीन पर भगवान से बड़ी कोई चीज है तो वो आदिवासी है। साथियों, अपनी आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी इस पर बात करना शुरू करो। हर मां ने, हर बाप ने शनिवार को उपास, मंगलवार को उपास करने से बिरसा मुंडा ने बोला था कितने भी उपास करो कुछ नहीं होगा। अगर अपने बाल बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो कलेक्टर ऑफिस के सामने अपने बाल बच्चों के लिए उपास करो, वहां करो, लड़ाई लड़ो। ये जबरदस्ती में बिरसा मुंडा को अगरबत्ती लगाएंगे, कोई भगवान नहीं है। बिरसा मुंडा लड़ना सिखाने वाला भगवान है, मरना सिखाने वाला भगवान है। ये जो सोच को 150 साल बाद आप याद कर रहे हो साथियों, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं स्टूडेंट लाइफ से घूमता था, यहां पर आता था मैं, मेरे को मंचों से उतार देते थे। अरे कहां से लाया है बिरसा मुंडा, वो रांदुरू अपना कोई तो रांदुरू, ये बातें करते थे लोग। साथियों, मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दिया, मैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था मैं एमएससी में। मैंने नौकरी छोड़ा, घर बार छोड़ के यही काम किया मैंने। मेरे साथी लोग, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। 25 साल में ये रिजल्ट है कि देश का बच्चा बच्चा और कोना कोना देश का कोई ऐसा आदिवासी प्रदेश नहीं है जहां बिरसा मुंडा को नहीं जानते, जहां टंट्याभील को नहीं जानते, जहां बाबूराव शर्मा को नहीं जानते। अब तो बाबूराव शर्मा के, टंट्याभील, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे की बात अमेरिका में भी होने लग गई है, पाकिस्तान में भी होने लग गई है, नेपाल में भी होने लग गई है। नेपाल के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी की मान्यता मिल गई। श्रीलंका के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी की मान्यता मिल गई। इराक, ईरान के आदिवासियों को मूल निवासी की, बांग्लादेश के आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता मिल गई है। ये तो भारत का हिस्सा था ना, भारत से अलग हुआ ना नेपाल, भारत से बांग्लादेश अलग हुआ ना। अबे तो फिर भारत का आदिवासी कहां गया, उसको क्यों नहीं तुम मान्यता दे रहे हैं? क्यों इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम इनकी जमीनें लूट नहीं पाओगे, इनका इनकाउंटर नहीं कर पाओगे, इनका शोषण नहीं कर पाओगे, इनका दमन नहीं कर पाओगे, करके उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। आपको राष्ट्रीय अधिकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र चल रहा है। इतनी गंभीर समस्या है साथियों। अगर समस्या गंभीर है, मरीज बहुत सीरियस है, तो उसके लिए आईसीयू बनाया जाता है दवाखाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, उसको अच्छे डॉक्टर लगते हैं। समाज में तो बड़ा उल्टा है, साला आदमी का ऑपरेशन है, 2 डॉक्टर से इलाज कराते हैं, वो मरेगा कि बचेगा? जिसको समाज नहीं समझता है वो समाज का नेतृत्व करने की बात करता है। हर घर में एक सफेद कपड़े की बीमारी लग गई है। नेता पैदा हो रहा है, कार्यकर्ता पैदा नहीं हो रहा समाज में। और ऊपर से गांडूगिरी, मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं। अबे गोंड और प्रधान बनने के पहले क्या थे तुम? थोड़ा उस पर बात करो, चलो चर्चा शुरू करो। 1200 साल तक के तुम लोग गोंड प्रधान थे, 1200 साल के पहले क्या थे तुम बताओ?
चलो शुरू करो इस पे बहस। लिंगों को भी धर्मगुरु बना दिए, उसको क्या शंकराचार्य बना रहे क्या? वो तो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था वो, जिसने बताया था कि ये सम और विषम संख्या के लोगों की शादी होंगी तो बच्चे सही होंगे, नहीं तो अपंग बच्चे पैदा होंगे। इसको ब्लड एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवाणी, लेकिन ब्लड एस्ट्रोलॉजी यानी तुम्हारे वंश की एस्ट्रोलॉजी है उसके पास। वो लिंगो था। लिंगो धर्मगुरु नहीं था, साइंटिस्ट था। साला डॉक्टर आदमी को कंपाउंडर बना दिए तुमने। आदिवासी धर्म नहीं, संस्कृति को मानने वाला वर्ग है। हमारा परसा पेन, हमारा फड़ा पेन 20,000 साल पुराना है, अभी का नहीं है। वो पुराने के मालिक है आप। अगर आप पुराने हो तो इस देश के मालिक हो, नए हो तो इस देश में नागरिक हो। अपनी कौम को नागरिक बनाना चाहते हो या मालिक बनाना चाहते हो, वो तय करना पड़ेगा। परिस्थिति बहुत भयंकर है। मैं जो यहां के आयोजक लोग हैं उनकी विनती करता हूं कि प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करो। ऐसे प्रोग्रामों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आऊंगा, कव्वाल जैसे गा दूंगा, 1 घंटा बात कर लूंगा, बहुत अच्छा भाषण लगा और चले गया, कोई मतलब नहीं। बच्चों का ब्रेन बनना चाहिए, उसका नॉलेज बनना चाहिए, उसकी एक पर्सनालिटी बननी चाहिए, उसको सोचने की ताकत होनी चाहिए, समझने की ताकत होनी चाहिए। अपने यहां बहुत सारे अधिकारी है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है समाज से उनको। शाम में आता है, किसी के लेने देने में नहीं, अच्छा आदमी है, इतवार को टीवी और बीवी दोनों होना उसको, वो सब उसमें रहता है, किसी के लेने देने में नहीं रहता, बहुत अच्छा आदमी है। अबे ऐसा आदमी तो मरा हुआ है। इसको समाज का हेडमैन नहीं बोलते, इसको डेडमैन बोलते हैं। समाज का मरा हुआ आदमी, समाज तो जिंदे आदमी से चलता है। मजदूर भी है और अगर समाज से जाके मिलता है वो बड़ा आदमी है। समाज के सामने मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सब समान है। क्योंकि तेरा भी वजूद समाज की वजह से है, उसका भी वजूद समाज की वजह से है। लेकिन हमारे अधिकारी हमारी समाज को खत्म करने के लिए चलाने वाली मूवमेंट को पैसा दे रहे हैं। ये डर से मेरा प्रमोशन ना हो जाए, मेरा वो ट्रांसफर ना हो जाए, मेरे को सस्पेंड ना कर दे, मेरे पे कोई इंक्वायरी ना लगा दे, इतना डरता है यार। बिरसा मुंडा डरा रहता तो आज क्या हाल होते? बाबा साहब डर जाता तो क्या होता? महात्मा फुले डरता तो क्या होता? आप नहीं होते। बच्चा भी होना लेकिन दर्द नहीं होना। वाह! तो ये जो आने वाली जनरेशन है, ये किसके भरोसे खड़े रहेगी भाई? इनका वाली कौन है? इनके चालक पालक मालक कौन है? इस समाज को चलाने वाले लोग कौन है? किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे आप? वो चीज निर्माण करना है आपको, उस मिशन को चलाना है। वही मिशन बिरसा मुंडा का मिशन है, वही मिशन टंटा भील का है, वही मिशन महात्मा लिंगो का है, वही मिशन राघोजी भांगरे का है, बाबूराव शर्मा के का है, शंकर शाह रघुनाथ शाह का है। एक बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। बिरसा मुंडा ने बोला था कि ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा, नहीं तो हम नामशेष हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस देश में एक ही समाज खतरे में है, वो आदिवासी। इस देश में एक ही समाज दुखी है, वो आदिवासी। इस देश में एक ही समाज शोषित है, वो आदिवासी। इस देश में एक ही समाज अशिक्षित है, वो आदिवासी। इस देश में एक ही समाज भ्रमित है, वो आदिवासी। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। आज हर आदमी अपने समाज के बारे में सोच रहा है।
आपको अपने समाज के बारे में सोचने से किसने रोका भाई? संविधान बोलता है हर आदमी को अपनी संप्रदाय, अपने समाज के लिए बात करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। जो मेरे बिक्कू यानी हमारे भूमिका महासंघ के लोग हैं, मेरी आप लोगों से विनती है कि इसको धर्म के रूप में मत पेश करो, इसको संस्कृति के रूप में पेश करो। इसको धार लगा दो। धर्म बदल नहीं सकता, संस्कृति बदलते रहती है। आप तालाब का पानी नहीं पीते हो, नदी का पानी पीते हो। संस्कृति ये नदी है, धर्म ये तालाब है हमारे लिए। दुनिया में आदिवासी एक ऐसी कौम है जिसको संस्कृति पे जीना है। विश्व के वैज्ञानिक बोल रहे हैं अगर पर्यावरण को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है, तो आदिवासी संस्कृति को और आदिवासी आदमी को बचाना पड़ेगा। लेकिन भारत में इसकी चर्चा नहीं होती। किसी दिन और ये जो युवा बच्चे हैं, भाई हो, मेरे साथी है, कर्मचारी वर्ग है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं तो आके चले जाऊंगा आपके बीच में से। जीना, रहना और लड़ना आप ही को है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि गंभीरता से समाज के लिए सोचो। समाज के साथ ईमानदार रहो, समाज के साथ समझदार भी रहो और जवाबदार भी रहो। तुम्हारे अलावा तुम्हारे बाल बच्चों का और अपने समाज का कोई नहीं है। भगवान भी नहीं है अपने साथ। तुम्हारा नेता तो बेईमान है तुमसे। उसको समाज से ज्यादा पार्टी की चिंता है। वो समाज से कम पार्टी से ज्यादा डरता है। तुम्हारे लिए क्या बात है? दूसरे भाई बहनों को, दूसरे समाज के धर्मों के भाई बहनों को भी साथ में लेना पड़ेगा जो तुम्हारे जैसे है। रोटी की कोई जात नहीं होती, याद रखना। और विचारों की भी कोई जात नहीं होती। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। देश चंद लोगों के हाथ में जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। कोई ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेगा, आदिवासी सुरक्षित नहीं रहेगा, दलित सुरक्षित नहीं रहेगा, ओबीसी सुरक्षित नहीं रहेगा, मजदूर सुरक्षित नहीं रहेगा, किसान सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुत बुरे हाल होने वाले हैं साथियों। आने वाले समय को देखो और अपनी सामाजिक गतिविधि को अंजाम दो। ये संगठनवाद छोड़ो, एक जगह आओ। पार्टीवाद छोड़ो, एक जगह आओ। जातिवाद छोड़ो, एक जगह आओ। एक सामाजिक मिशन के लिए काम करो, ईमानदारी से काम करो, बेईमानी मत करो। ये समाज बहुत भोला है, इसका फायदा मत उठाओ। इसको कोई भी आता है, थोड़े दिन संभालता है, बेच के चले जाता है। मैं भी बेच सकता हूं, मेरे पे भी भरोसा मत करो। पूरी ईमानदारी के साथ इस सामाजिक मिशन को चलाने की तैयारी रखो। यही आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा को हमारी आदरांजलि रहेंगी। मेरे को ऐसा लगता है मैं आखिरी वक्ता हूं। हाँ है, लोग है ना, तो मेरे सामने आप तमाम लोग खड़े हो जाएंगे।